हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सावधानी पूर्वक अपना तैयारी कर रहे होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चों, त्रिकोणमिति का पूरा वन शॉट कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और बहुत सारे क्वेश्चन लगवाने वाला हूं। दोस्तों, बिहार बोर्ड की दृष्टि से पूरा पूरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है बच्चों कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो बहुत ही टफ है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो दिल और जेहन में बैठा हुआ है वो सब क्या होने वाला है, भ्रष्ट खत्म होने वाला है। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देख लेते हैं तो मैं कहता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सरासरी आप बनाकर क्या होगे और हाई से हाई मार्क्स को गेन कर पाओगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति का जो मेजर टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10th में, तो वो सारे पहले कवर करेंगे। उसके बाद उसके बेस बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कि इसमें मेजर टॉपिक क्या है। और मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है बच्चों आपको हाई स्कोर खड़ा करने वाला आपका चैप्टर है। यानी कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 15 से 20 नंबर आपको आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि एक हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है आपको बिहार बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर खोते हो तो समझ सकते हो कि तुम्हारा रिजल्ट खोने में हाथ लगा दिए हो। ठीक है, तो पहले के कई चैप्टर मैंने वन शॉट कराया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो इसको तुम तमीज से देख लो, तब जाके आप हाई से हाई स्कोर खड़ा कर सकते हो अपने क्लास 10th में। ओके, तो चलिए मैं इसमें बताने वाला हूं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जो कि पहला टॉपिक होंगे और बहुत ही मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 नंबर में मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमितीय सारणी, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब अगर तुम्हें नहीं आएगा तो त्रिकोणमिति का कुछ पार्ट भी तुम डोल मोल नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए इस सब का पहले एकदम शॉर्ट क्या करूंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में पूरा फोड़ के आए, धमाल मचा करके आए, क्योंकि तुम हमारे बच्चे हो। और सबसे पहले क्या करना है तो यहां पर देखो, उसके बाद क्या करना है पता चलेगा। 3 नंबर पे मैं आपको कराऊंगा त्रिकोणमिति सार्वसमिका। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सार्वसमिका क्या होता है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और 4 नंबर में क्या है बहुत बच्चा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखो बच्चों, मैथ में अगर महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में हमें ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट मैथ का हर एक चैप्टर में क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न होना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप सभी के लिए मैं मोटिवेशन के लिए एक इमेजेस ले आऊं। देखो बच्चों, आप सभी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और इसमें तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को स्वीकार करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्वीकार तुम कब करोगे, जब तुम्हें क्वेश्चन बनाने आएगा, जब तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम होगा। ठीक है, तो यही समय है, इसको खो मत। पूरा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो और मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लो, ताकि अगर वहां से भी अगर तुम शेयर करोगे तो अपने साथ ही यानी कि दोस्तों का जो डिस्कस करोगे वो काफी इंक्रीज होगा तुम्हारे नॉलेज में, है ना। देखो, और कहने का मतलब यह है कि देखो, ये जो एक व्यक्ति है बच्चों, इसको शिकार करने आ नहीं रहा था। हुआ यूं कि बंदूक लिया और चल गया जंगल में शिकार करने। हुआ यूं कि जंगल का भेड़िया ने इसी को शिकार कर दिया। ठीक है, तो तुम जा रहे हो बच्चों एग्जाम का शिकार करने, एग्जाम में क्वेश्चन लगाने, तो तुम्हें क्वेश्चन लगाने नहीं आएगा तो क्वेश्चन तुम्हें शिकार करेगा। ठीक है, इसलिए तमीज से इस चैप्टर को देख लो, क्योंकि तुम्हारा हाई स्कोर खड़ा करने वाला ये क्या है, चैप्टर है। बात समझ आ रहा है बच्चों। तो चलो, आई होप कि मेरा जो भी बात है वो समझ आ गया होगा और पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में पूरा क्या होगे, 100% क्वेश्चन को फोड़ किया होगे। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग और सबसे पहले समझते हैं कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा रहा हूं, कौन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, है ना। तो समझने का सबसे पहले बात यह है कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति से हम लोग क्या पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या क्या आता है। पहले इसको जान लेते हैं पूरा बेसिक चीज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
देखो बच्चों, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का, ठीक है बच्चों, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, चलो इंग्लिश में भी लिखते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, अगर इसमें हम देखते हैं त्रिको, ठीक है बच्चों, किसको देखेंगे, तो अगर हम देखते हैं यहां पे त्रिको, ठीक है, तो त्रि का सिंपल मतलब समझो बच्चों क्या होता है, तीन, तीन। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों तुम्हारा कोण, तो कोण का मतलब क्या समझते हो कि कोण क्या होता है, जब मैंने तुमको बचपन में पढ़ाया था पिछले क्लास में, क्लास 9th में, ठीक है, तो वहां पे कोण के बारे में क्या बताया था बच्चा, कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है चाहे मिलती है तो वहां पे कोण बनता है। ठीक है, तो कोण मतलब सिंपल क्या होगा, कोण ही होगा, इसका कोई मतलब होता तो बहुत है, जैसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोण समझो, क्योंकि तुम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहते तो वहां पे तुमको एंगल बताता, एंगल क्या होता है। ठीक है, वाई। अब यहाँ पे जो मिति है बच्चों, मिति मतलब क्या होता है, सिंपल माप, माप, यानी कि इस चैप्टर में जो तुम्हें पढ़ना है बच्चों, तीन कोण की माप। अब तीन कोण की माप होगा क्या, तो एक त्रिभुज आएगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जब तीन रेखा से मिलकर जब एक आकृति बनाते हैं तो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इस सारी बात जो बेसिक बात है उसको मैं पिछले कक्षा में मैं आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी के लिए दे देता हूँ। और त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो पूरा पूरी आपको समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ऐसे तो त्रिभुज आप लोग बहुत सारे जानते हैं, ठीक है, कई प्रकार के त्रिभुज जानते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति से अगर हम लोग बात करते हैं तो तीन कोण की माप निकालेंगे, किसमें, तो समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का स्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, कैसा भी मोमेंट हो, कैसा भी आपका प्रक्रिया हो, और उससे हम लोग समकोण त्रिभुज बना करके उसका क्या करते हैं, तीनों कोण की माप को हम लोग अंदाजा लगाते हैं और उसका क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। इज राइट। चलो, तो यहां से जो त्रिकोणमिति में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया हूं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे में देखो समकोण त्रिभुज के बात आया है, तो समकोण त्रिभुज होता क्या है पहले उसको भी जान लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चा, देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, देखो इसमें तुम्हारा जो ये भुजा होता है जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं बच्चों कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इतना बात तुमको मैंने पिछले कक्षा में यानी कि बचपन में पढ़ा दिया था, तो आई होप कि तुम्हें याद होगा, न भी याद है तो यहाँ पे देखो क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। अब देखो मतलब इसमें क्या करते हैं कि कोण के सामने भुजा को लंब कहते हैं, और जो ऊंचाई होते हैं उसको क्या कहते हैं, नहीं कोण जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, क्लियर है, और जो ऊंचाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो लंब कहते हैं, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा लेकिन अब आगे बढ़ने के बाद। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला जो टॉपिक है बच्चों क्या है, तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात। आखिर ये त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, तो वो सारी बात मैं आपको एकदम जीरो से लेके जीनियस तक की कॉन्सेप्ट को बताता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों में दनादन यानी कि फटाफट शेयर कर दो और पूरा छितरा दो, क्योंकि आपके भला के साथ साथ आपको दोस्त का भी भला होना बहुत जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हो सकते हो कि तुम्हारा जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो एक ही रूम में पड़े, तो वहां से थोड़ा सा क्या होगा तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा आकर्षित पॉइंट होगा कि अगर थोड़ा बहुत होगा तो इशारों इशारों में काम हो जाएगा, है ना, बात समझ रहे हो। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कुछ समकोण त्रिभुज है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज अभी नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज हम लोग कैसे करते हैं, देखो देखो सपोज मानो कि ये जो एंगल है बच्चों, ठीक है, एक मिनट जरा, ये जो एंगल है बच्चों ये क्या है तुम्हारा
90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है कि नहीं? यस या नो? समझ आ रहा है तो बोलो हाँ गुरुजी समझ आ रहा है, और यस नो का जवाब जरूर आपको देना है कमेंट में। सपोज समझिए कि इसका जो नामकरण करते हैं ए, बी और सी, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखो साइन होते हैं, कॉस होते हैं, टैन होते हैं, कोट होते हैं, उसके बाद सेक होते हैं और कोसेक होते हैं, ठीक है। ये जो है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, लेकिन ये अकेला इसका मान कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अकेला में इसको कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर इसमें अगर हम कोई एंगल लगा देते हैं मानो ए, तब जाके इसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। अगर इसमें ए लगा देंगे तब जाके इसको वैल्यू कुछ मिलेगा, और नहीं अगर सीधा साइन है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब इसका वैल्यू बन गया है। अब इस वैल्यू को समझते हैं हम लोग। देखो अगर हम लोग बात करते हैं कोण अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने के भुजा को हम लोग कहते हैं बच्चों कर्ण, ठीक है। हमेशा याद रखना क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री दिखाई पड़ा तो उसके सामने जो भुजा दिखेगा वो क्या होगा बच्चों, तो कर्ण होगा। बस धनासिन लिख देना है। अब देखो सपोज मानो कि हम यहाँ पे जो एंगल सी के लिए चलते हैं, ठीक है सर, यहाँ पे जो ए है ये एंगल ए के लिए चलते हैं। तो एंगल ए को अगर हम थीटा मान लेते हैं, एंगल ए को अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो इस कोण से अगर चलेंगे तो कोण के सामने का भुजा को किसा क्या कहेंगे बच्चों, तो लंब कहेंगे, ठीक है। लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब। और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे ए है, बी है और सी है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखोगे तो ये 90 डिग्री है। तो देखो अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, बताओ कमेंट में, क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया वही बात यहाँ पे मैं आपसे रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, पूरा दिलो जेहन में बैठ जाए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखो तो 90 डिग्री है तो इसके सामने के भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, तो कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। एक कर्ण अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन को छोड़ दो, कर्ण है, ठीक है, क्या है, कर्ण है, कर्ण है। अब देखो अगर हम एंगल ए के लिए चलते हैं, एंगल ए के लिए चलते हैं तो कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ये चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं 90 डिग्री के सामने के भुजा को तो कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है, ये हमेशा कर्ण रहेगा। लेकिन कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जैसे कि अगर ये त्रिभुज में अगर यहाँ पे मान लेते थे कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ के कोण से चलेंगे तो यहाँ लंब हो जाएगा। अगर यहाँ से चलेंगे इसमें अगर थीटा मान लिए तो यहाँ के सामने के भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। जो बच गया बच्चों क्या होगा, तो तुम्हारा आधार होगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। इतना बस क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तो देखो बच्चों अगर तुम्हें इतना क्लियर है, तमीज से अगर सीख रहे हो तो बोलोगे हाँ क्लियर है, ठीक है। देखो बच्चों तो मैंने आपको क्या बताया कि जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे और जिस एंगल से चलेंगे, ठीक है, उस सामने के भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है, और जो बचा उसको आधार कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री ये है तो सामने भुजा कर्ण हो जाएगा और जिस एंगल से चलेंगे उसके सामने वाला भुजा जस्ट लंब हो जाएगा, जो बचा वो आधार हो जाएगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बोलो। चलो अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब बारी है बच्चों किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ जब बढ़ते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का कुछ तरीका होते हैं, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका क्या होता है उसको देखते हैं। देखो बच्चों अगर कहें कि याद करने का तरीका होता है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और बटा में कर दो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये तुम्हारा इंग्लिश में अगर याद करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में याद करते हो, भले इंग्लिश में याद करते हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हिंदी में याद करते हो तब क्या होगा बच्चों उसको देखो, ठीक है। तो
इंग्लिश में हिंदी में याद करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे बस समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो बच्चों 90 डिग्री था उसको हम लोग क्या कहते थे, कर्ण कहते थे, ठीक है। तो कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और देखो अगर इस एंगल से चलेंगे तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में करते हैं परपेंडिकुलर, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और जो बचता है उसको कहते हैं आधार, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बेस, जिसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो P माने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, H माने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, B मतलब क्या हो जाएगा, बेस, और H मतलब फिर से हाइपोटेनियस, और P मतलब फिर से परपेंडिकुलर, और B मतलब फिर से बेस। क्लियर है इतना बात। जब इतना बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो लंब लिख सकते हैं, लिख लो लंब। और बटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, तो कर्ण कहते हैं, लिख लो। अब इधर जो B है, B को इंग्लिश में हिंदी में आधार कहते हैं, लिख लो आधार। और बटा में फिर से क्या है बच्चों, H, H को कर्ण कहते हैं, लिख लो, ठीक है। उसके बाद फिर से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं बच्चों लंब, लंब लिख लो। और इधर जो B है, B को इंग्लिश में कहते हैं बेस, यानी आधार, ठीक है। तो आधार लिख लो, आधार, ठीक है। तो देखो यहां पे जो P/H है बच्चों, ये तुम्हारा साइन का फॉर्मूला होगा, यानी कि साइन A का फॉर्मूला, ठीक है। साइन A, अगर A एंगल से चलेंगे तो A लिखेंगे, अगर C एंगल से लिखेंगे C से चलेंगे, और अगर C से चलेंगे तो C के सामने वाला भुजा जो होगा वो आधार हो, लंब हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। अगर आधार है तो लंब हो जाएगा, जैसा कि वहां पे मैंने आपको बताया था। तो देखो साइन A के लिए चलेंगे तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, उसके बाद जो बगल में वो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस A का फॉर्मूला हो जाएगा, और उसके बाद बगल में जो है बच्चों वो टैन का फॉर्मूला हो जाएगा, टैन A का। क्लियर है इतना बात। तो चलो इसको अब हम लोग सही तरीके से सही ढंग से लिखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे, ओके। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज को ओपन करना पड़ेगा, क्लियर। तो देखो यहां तो समझ गया ना, अगर साइन का फॉर्मूला आएगा तो क्या हो जाएगा, P/H, या हिंदी में कहे तो लंब बटा कर्ण। अगर कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा तो इंग्लिश में कहेंगे तो B/H, अगर हिंदी में कहेंगे तो आधार बटा कर्ण। अगर tan A का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P/B, और हिंदी में कहे तो लंब बटा आधार, ठीक है। अब इसके साथ इसका उल्टा होता है एक, क्या आपको यहां तक की बात क्लियर है। तो अगर यहां तक की बात करेंगे तो यही तीनों का उल्टा होता है, जैसे कि कॉट उल्टा हो जाएगा टैन का, ठीक है, और सेक उल्टा हो जाएगा आपको कॉस का, और कॉसेक जो है उल्टा हो जाएगा साइन का। क्लियर है इतना बात। तो चलो हम लोग इसी बात को लिखेंगे एकदम सावधानी पूर्वक। देखो अब हम बात करते हैं बच्चों कि सबसे पहले देखते हैं साइन का। अगर साइन का ए रेशियो लिखते हैं, साइन A इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहां पे बच्चों अगर साइन A के लिए अनुपात लिखेंगे तो कोण के सामने भुजा को लंब कहेंगे, ठीक है। तो लंब हो जाएगा, और उसके बाद कोई कर्ण होता है तो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, क्लियर है। चलो लिख लो। तो यहाँ पे देखो साइन का जो रेशियो फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, क्लियर। उसके बाद कॉस होता है, तो कॉस A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद बात करते हैं tan का। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो तुम्हारा लंब बटा आधार होता है। एक मिनट, अगर इसको लिखते हो tan का फॉर्मूला तो एक और होता है, क्या होता है, एक तो तुम्हारा आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार तो होगा ही, लेकिन तुम इसको साइन बटा कॉस भी लिख सकते हो, साइन A बटा कॉस A भी तुम्हारा tan A के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी बताएंगे, और डायरेक्ट जो मैंने बताया आपको क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है,
आधार होता है। देखो मैंने यहाँ पे साइन बट्टा कॉस है इसलिए लिखा है कि अगर साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण को अगर भाग करेंगे आधार बटा कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो बचेगा क्या, लंब बटा आधार बचेगा। इसलिए इसको हम लोग साइन ए बटा कॉस ए भी कहते हैं tan a को। क्लियर है। चलो अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसका अपोजिट का, जैसे कि साइन का अपोजिट होता है बच्चों कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ए की अगर हम बात करेंगे तो देखो कोसेक ए की बात करेंगे तो होता है तुम्हारा 1 बटा साइन। क्या होता है बच्चों, 1 बटा साइन, यानी कि साइन का उल्टा। ठीक है, अगर इसको तुम लिखोगे तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। जब नीचे है तो पलटेगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चल उसके बाद बात करते हैं सेक का। सेक ए की बात करेंगे तो 1 बटा कॉस होता है इसका, यानी कि उल्टा कॉस ए। अगर फिर देखो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। जब 1 बटा आधार बटा कर्ण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है बच्चों क्या है, कॉट। तो कॉट ए का जो होगा बच्चों, या तो तुम यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है tan ए का साइन बटा कॉस ए होता है, तो इसका भी उल्टा लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों, तो कॉस ए और बटा में साइन ए, ये भी लिख सकते हो। या फिर तुम इसका उल्टा लिख सकते हो, या फिर तुम इसका उल्टा है, यानी कि तुम लिख सकते हो 1/tan ए। ठीक है, या तुम लिख सकते हो क्या बच्चों, तो आधार बटा लंब। क्या लिख सकते हो, आधार बटा लंब। इसको थोड़ा शॉर्ट लेते हैं और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल आया। तो यहां पे इतना सारा फॉर्मूला आता है बच्चों, तो तुमको इस प्रकार से भी दे सकता हो सकता है कि कहेगा कि कॉस ए बटा साइन ए, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमको कह रहा है कॉट ए का वैल्यू, या फिर 1/tan ए कह देगा तो भी समझना पड़ेगा कि कॉट ए का वैल्यू कह रहा है, या फिर आधार बटा लंब कहेगा तो भी समझना है कि हमको कॉट ए का कुछ कह रहा है उसको कहने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे तुम्हें लिखा रहेगा कि 1 बटा कॉस ए, तो तुम्हें समझ जाना होगा कि यहाँ पे सेक ए की बात कर रहा है। अगर कर्ण बटा आधार भी लिखा रहेगा तो तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पे सेक ए का मान हमको दे रखा है। क्लियर है, उसी प्रकार तुम यहाँ पे भी समझ सकते हो। क्लियर है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलो, और भी क्लियर होगा जब हम लोग उसके प्रति क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है बच्चों, तो कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना भी हम लोग को जरूरत है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 10 की दृष्टि से, कि आपको कहता है कि अगर कोई एंगल ए है तो इसमें 0 डिग्री का वैल्यू बताइए, 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू बताइए, आपसे पूछता है। ठीक है, कई बार पूछता है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आखिर। तो देखो अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू करेंगे तो 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार आप देख सकते हो क्या है, तो कॉस ए, tan ए, कोसेक ए और सेक ए, कॉट ए, तो सबका वैल्यू लिखा हुआ है। लेकिन बच्चा कहता है कि सर इतना लंबा चौड़ा इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का भी कुछ तरीका होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चा, चल उसको पहले हम लोग समझते हैं आखिर होता क्या है। मैंने वहां पे क्या बताया कि कोई एंगल है ए नाम का। ठीक है, उसके बाद आपको 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है 45 डिग्री होता है, उसके बाद 60 डिग्री होता है, और लास्ट में तुम्हारा 90 डिग्री होता है। इतना वैल्यू तुमको अभी याद करना है क्लास 10th में। आगे का बात हम लोग क्लास 11th में और 12th में करेंगे।
क्लियर है। लेकिन इतना बात अगर तुमको नहीं आएगा तो तुमसे कई प्रकार के क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो तुमको क्वेश्चन तो लगाना है, इसलिए तुमको इसको समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग साइन ए, साइन ए, उसके बाद हो जाएगा कॉस ए, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा टेन ए, उसके बाद बच्चा कॉट ए हो जाएगा, उसके बाद सेक ए, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। क्लियर है। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो क्या करो कि जो गिनती होता है ना वो 1 से ना शुरू करके 0 से शुरू कर दो। क्या से? 0 से शुरू कर दो, 0 से शुरू कर दो। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तुमको हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है। अब इसको क्या करो, फिर से तुम इसको क्या कर दो, 4 से तुम डिवाइड कर दो। क्या? 4 से डिवाइड कर दो, 4 से हर एक में डिवाइड कर दो, सभी में 4 से डिवाइड कर दो। कर दिए? इतना बात क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा कि इसमें हम रूट चढ़ा देंगे। अब देखो 0/4 क्या हो जाएगा? 0, और 0 को रूट में से निकालेंगे क्या होगा? 0 होगा। यानी कि साइन 0 का डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है? इतना बात समझ आया? साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें फिर रूट चढ़ाएंगे हम लोग, तो 1/4, तो ये जो निकल के आएगा बच्चों क्या हो जाएगा? तो जो 4 है रूट के अंदर, 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें भी हम लोग रूट चढ़ाएंगे। ठीक है। अब इसमें रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चा? देखो यहाँ पे जो 2 है तो √2 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों? तो 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे जो 2 है, अगर नीचे में √2 रखेंगे और ऊपर का √2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो आपका वहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो 1/√2 हो जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री की बात करेंगे तो 1/√2 होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो देखो 3 है और नीचे में क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है। तो 3 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों? तो √3 ही होगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा इसका, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू। क्लियर है? इतना बात तो क्लियर है, समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पे जब हम रूट चढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 का रूट करेंगे 2 हो जाएगा, और 2/2 क्या हो जाएगा बच्चों? तो अगर हम 2/2 लिखेंगे तो यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। तो जब इतना हम लोग साइन के लिए कर लेते हैं तो आगे अगर हम कॉस के लिए करेंगे तो इसी का क्या हो जाता है? इस साइड से अगर हम उठा के अगर इस साइड से अगर कॉस का वैल्यू लिख देंगे तो मेरा कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू पता हो जाता है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हम कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बचा है? कॉस साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, यानी कि √3/2। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा, क्योंकि बीच में आ गया ना, तो 1/√2 इसका भी हो जाएगा। उसके बाद अगर 30 डिग्री का वैल्यू करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो 1/√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अगर 90 डिग्री का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा साइन वाला, तो यहाँ 0 हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ट्रिक से मेरा ये साइन 0 से लेकर 90 और कॉस 0 से लेकर 90 मेरा वैल्यू याद हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर इतना बात याद है तो फिर आगे और ट्रिक लगाएंगे हम लोग। कैसे? चलो देखो, मैंने वहां पे एक अगर बात उस समय अगर हम tan a का फॉर्मूला बता रहा था बच्चों, tan a का फॉर्मूला क्या बता रहा था? तो साइन a/cos a बता रहा था। तो tan a का अगर वैल्यू लिखेंगे, अगर tan 0 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू और cos 0 डिग्री का वैल्यू अगर बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे tan
ए का वैल्यू लिखना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 है, साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1, यानी कि 0/1। यानी कि अगर हम कहेंगे कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, ये आप नोट बना करके लिख लीजिएगा। 0 में अगर किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, तो 1/√3 बचेगा ना। ये पूरा ट्रिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो √3/2 और 1/2 यानी कि 2, अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो 1/0। ठीक है, अब किसी भी संख्या में अगर 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, अपरिभाषित, यानी कि इन्फानाइट, यानी कि अनंत का साइन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे अनंत। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या था, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का एक सिंबल होता है अनंत का, इन्फानाइट। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे तो यहाँ पे cot a का वैल्यू आता है। तो वहाँ पे मैं जब बढ़ाया था cot a का फॉर्मूला, तो क्या बताया बच्चों कि यहाँ पे cos a बटा sin a होता है, sin a होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि tan का जो sin बटा a होता था तो यहाँ पे cot के लिए cos a बटा sin a होगा, जस्ट अपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, cos में अगर हम sin का वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा cot निकल जाएगा, या फिर अगर हम tan का वैल्यू का ही अगर उल्टा करके लिख देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि अगर इधर से है तो उधर से लिख देंगे तो मेरा वैल्यू हो जाएगा, ये भी हो सकता है, या फिर उसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट हम इधर से लिख देंगे तो वो मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो इन्फानाइट, यानी कि अनंत, अपरिभाषित। फिर करेंगे तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √2, √3। cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा, उससे cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, और उसके बाद cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। बोलो इतना समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चलो अब देखो यहाँ पर बारी है सेक का। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो क्या करेंगे, जो कॉस का जो वैल्यू है उसी का उल्टा करके लिख देंगे तो यहाँ पर सेक का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1/2 है तो 0 जब 1 करेंगे तो देखो 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा। 0/1 कटेंगे यानी कि उल्टा करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना। देखो यहाँ पे cos a का वैल्यू 1 है तो इसको नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 करेंगे तो यानी कि इसका वैल्यू 1 ही होगा। क्लियर है? तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो sec a का वैल्यू है 1 है। क्लियर है? चलो अब देखो उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2√1 अगर लिखा जाए तो सिर्फ 2 ठीक है, √2 होगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो उसको उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, अगर नीचे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे तो 1/0 करेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, अनंत के बराबर हो जाएगा, नहीं कि अपरिभाषित। उसी प्रकार कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा करेंगे तो देखो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है और 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो सिर्फ √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है? और इसको उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से तुम ट्रिक के साथ पूरी क्या कर सकते हो, पूरा त्रिकोणमिति अनुपात को याद कर सकते हो। जो वैल्यू होता है आपको 100% पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये सब पूछता है और पूछेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार से तुम्हारा पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे याद कर सकते हो या फिर तुम यहाँ से याद कर सकते हो। तो
अगर डायरेक्ट ट्रिक के साथ याद करना चाहते हो तो यहाँ से देखो, पूरा ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, ध्यान में बैठ जाएगा। देखो मुझे ये सब इसलिए याद है क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगाया हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना जल्दी अच्छा से याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, जैसे कि मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, या फिर अगर आपके पास समय कम है तो ट्रिक है आपके साथ, ट्रिक के साथ याद कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब आगे पढ़ना है तुम्हें त्रिकोणमिति सार्वसमीकाएं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति सार्वसमीकाएं क्या होते हैं? समीकाएं मतलब क्या होता है? सार्वसमीकाएं मतलब समीकरण, ठीक है। तो त्रिकोणमिति अनुपात के लिए कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो सही होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके कुछ भी एंगल का कुछ भी वैल्यू के लिए वो सही बात होता है, ठीक है। तो वही सार्वसमीकाएं होते हैं। जैसे सपोज समझिए कि इसका नाम ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण हो जाएगा। ये बात तो जानते हो, ठीक है। और देखो अगर इस एंगल के लिए चलेंगे, इस एंगल के लिए चलेंगे तो कोण के सामने का भुजा क्या कहना पड़ेगा? हमें लंब कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? लंब कहना पड़ेगा। और जो बच गया उसको क्या कहना पड़ेगा? आधार कहना पड़ेगा। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखो बात करते हैं सार्वसमीकाएं का। तो देखो अगर हम बात करेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में वाई स्क्वायर होता है, यही ना होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे एक्स वाई का कोई भी वैल्यू रखेंगे क्या होगा? सही निकलेगा ना, सही निकलेगा। तो उसी प्रकार समझिए यहाँ पे जो पहला सार्वसमीकाएं होते हैं त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये कोई एंगल है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि साइन का कोई मान नहीं होगा, यानी कि कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक उसके साथ एंगल नहीं लगाते हैं, ठीक है। यानी कि एंगल अगर सी ले सकते हैं सी ले ले, या फिर अगर ए लेते हैं तो ए ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंगल एक से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है। सी को अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में अगर हम करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल टू क्या होगा बच्चों? तो ये एक के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन को अगर स्क्वायर करके अगर एंगल सेम है दोनों जगह, ठीक है, साइन का स्क्वायर करेंगे और कॉस का भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे एंगल सेम के साथ, तो उसका वैल्यू एक आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तुम्हारा पहला सार्वसमीकाएं होते हैं, पहला, ठीक है। दूसरा आपको क्या होता है बच्चों कि कहता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू में होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये दूसरा होता है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया। और तीसरा क्या होता है बच्चों उसको भी देखेंगे। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू में होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा हो गया और ये तुम्हारा तीसरा होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों मुझे तो इस पे इतना सारा क्वेश्चन लगाया हूँ कि ये तो मुझे पूरा जमान पे बैठा हुआ है, लेकिन इसको याद करने का आपको कैसे तरीका मिलेगा तो उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बच्चों आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, इसको सिर्फ याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और जो 2 होता है वो खुद पे खुद याद हो जाएगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। देखो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बनाया, क्या? साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है ना बच्चा, तो याद रखना क्या कह रहा है? साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कह रहा है। साइन स्क्वायर ए लिखाएगा तो आप समझना होगा कि साइन ए का होल स्क्वायर कर रहा है, यानी कि ये जो है सो अलग नहीं है, उसी में है, ठीक है। साइन ए का होल स्क्वायर कह रहा है, आगे और भी बढ़िया से समझाऊंगा आपको। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या था बच्चा? तो कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए था, इक्वल टू में क्या कह रहा था? एक कर रहा था। ये मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो सपोज समझो कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है इसमें अगर हम बात करेंगे कि वैल्यू रख देते हैं किसका किसका, बताओ किसका किसका? देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे चलो देखो, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे हम साइन
स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों में सब तक गुना कर देते हैं, इस तरफ भी उस तरफ भी। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर ए से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए से, और इसमें भी करना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए से। क्लियर है? अब इसका जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखो मैंने आपको यहाँ पे देखेगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 1 के बराबर हो गया। प्लस में देखो मैं आपको बताया था कि कॉस ए बटा साइन ए किसके बराबर होता है बच्चा, तो कॉट ए के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए और बटा साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। मैं आपको बताया था कि 1 बाई साइन किसके बराबर होता है बच्चों, तो कॉसेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर। तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ही था आपका दूसरा समीकरण, समझ आया। ठीक है, तो यहां से हम शुरू किए थे और यहाँ पे आ गया जो कि आपको दूसरा नंबर आपको मैं लिखाया था 3 नंबर लिखाया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू में कॉसेक स्क्वायर ए, जो आप यहाँ देख सकते हो। आया? अब देखो अब तीसरा कैसे निकालते हैं उसको समझो। तीसरा भी आप यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, क्या, साइन स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग साइन से नहीं कॉस से, हम लोग कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड देंगे। तो इसमें भी देंगे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे भी देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ये मैंने कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं पहले से। यहाँ प्लस से प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। बताओ 2 नंबर में मैंने यही बताया था ना, 2 नंबर में मैंने यही बताया था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे आ गया ना। टेन स्क्वायर ए करे तब, चाहे प्लस में इधर रखे चाहे उधर रखे, प्लस में मान समान होता है ना। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या करना है, हमें क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे पहला नंबर सवाल है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, और 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है। और कोई चीज का इंपॉर्टेंट कैसे हम लोग समझते हैं, सपोज मानिए बच्चा कि आप लोग 10-12 आदमी बच्चे के ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब अपने अपने प्रोजेक्ट पे क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं सपोज, लेकिन आप सबका बात का आजूम भी कर रहे हैं ताकि आप सही रिजल्ट को ढूंढ पाए, है ना। तो आपको क्या कहेगा कि सब लोग कहेगा कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन जब आपका इंट्रो देने का बारी आता है बच्चों, और इंट्रो में जब आप कहते हो कि मैं इस वर्ष की अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप स्टूडेंट हूँ, यानी कि टॉपर हूँ, तो सब क्या होता है, शौक हो जाता है। तो वहां पे जो टॉपर होने का जो आपको इंपॉर्टेंट मिला वो कितना बड़ा था। तो यही समझिए यहाँ पे जो आपको इसका इंपॉर्टेंट समझिए कि 2022 में पूछा गया सवाल है। तो आपका बिहार बोर्ड जो है ना, उसका स्टेटस क्या रहा है बच्चा, कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है वो हमेशा रिपीट किया है, और उससे ही बच्चा क्या करता है, मार्क्स को गेन करता है। इसलिए इस क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को पूरा देखना है, और पूरा देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यहाँ तक बने हैं, ठीक है, और अंत तक भी बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ही यूनिक सवाल सीखने को मिलेगा। और आगे और भी क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों। देखो 1 प्लस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, से स्क्वायर ए का बराबर होता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे होता है, तो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पूरा दिलो जहन में बैठा दिया हूं, है ना। तो बोलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 4 क्या आओगे कि नहीं आओगे, बताओ। हाँ गुरुजी या ना गुरुजी, बताओ बच्चों। सर आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए, बताइए हाँ गुरुजी या ना गुरुजी। समझ आएगा कि नहीं आप सभी को, ऐसा अगर सवाल आया तो आएगा ना, तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जा भाई। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि tan a बराबर होता है, तो tan a बराबर मैं आपको बताया था ना कि sin a बटा क्या होता है, cos a। cos a किसके बराबर, tan a का। तो देखो cos a बटा sin a सही बात है क्या, गलत बात है। sin a बटा cos a सही बात है ना, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। बहुत छोटा होता है बट बहुत यूनिक होता है। और जो बच्चा को लग रहा था कि त्रिकोणमिति बहुत भारी है, तो यहाँ पे उसको क्या करो, बुलाओ, और मैं उसको ऐसा समझाऊंगा कि उसे कभी भूलेगा ही नहीं, है ना। चलो देखो बच्चों, यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan 45 डिग्री का मान होता है, तो मैं आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना पढ़ाया बच्चों, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू चार्ट में मैं आपको क्या बताया हूं, चलो देखो देखो मैं आपको बताता हूं, पूरा एज्यूम कराता हूं। तो यहां पे जो मैंने बताया क्या था, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन के पास चलेंगे ना, क्वेश्चन के पास चलेंगे। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो देखो tan 45 डिग्री का मान होगा किसके बराबर, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, समझ आ रहा है, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन को उठाते हैं। यहां पे कह रहा है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, दिखाना पड़ेगा क्या, दिखाने की जरूरत नहीं, आपको याद होगा। और बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। होता है, मैं आपको बताया हूं, नहीं विश्वास है तो यहां पर आइए। ठीक है, जहां पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाया। कितना था, cos था कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना हो गया, देखो cos था, तो cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो मैं आपको क्या बताया हूं बच्चों, यहां पे देखो किधर गया, यहां पे क्या बताया, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो हाँ या ना, तो लिखो हाँ गुरुजी हाँ। आगे देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री या बटा में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो ऊपर में 2 tan 30 डिग्री तो ठीक है, लेकिन नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। क्या होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तो 30 डिग्री मान लीजिए ए के बराबर होगा, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया मैं आपको, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो ऊपर में क्या है बच्चों, देखो 2 tan 30 डिग्री, और बटा में क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब सेक स्क्वायर 30 डिग्री कहने का मतलब तो आप सब जानते हो ना कि सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मुझे मिलेगा, देखो वहां पे क्या हो जाएगा, 2 गुने tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। क्लियर है, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2/√3 होगा, और इधर जो गुना में भाग में इधर आकर गुना में होगा, गुना में जब चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसको √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, तो यहाँ से ये कटेगा। और देखो बच्चों ये जब कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कि √3 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बोलो समझ आया कि नहीं आया,
बिल्कुल है। चलो अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये भी है। कहता है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे तो आप फॉर्मूला फिर से बना सकते हो, कितना, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर में क्या है बच्चों, तो ऊपर में देखो 1 + 1 माइनस, ऊपर में 1 माइनस है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या है नीचे, तो 1 + tan 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू कर दो 1। अब देखो ऊपर में क्या हो जाएगा 0 और बटा में 2। अब 0 में किसी भी संख्या से, किसी भी अंक से गुना करो, उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा 0। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खड़ा होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट। आपको ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a का मान बराबर होगा। तो a का मान जब हम 0 डालेंगे तो क्या होगा, 30 डालेंगे तो क्या होगा, 45 डालेंगे क्या होगा, 60 क्या होगा। ठीक है, तो अगर a का मान अगर पता करना होगा तो इसको हमको पुट करना पड़ेगा। जब a का मान हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है, साइन 2 × 0 डिग्री करेंगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 साइन और 0 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 × 0 डिग्री 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, इक्वल टू में 2 × साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 × 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री और इक्वल टू में 2 × 0 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा 0, यानी कि दोनों सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आगे भी चेक करके देख लेंगे क्या सही बात है कि नहीं है। तो आगे का सही बात नहीं होगा, लेकिन एक बार हम चेक करके बता देते हैं आपको। देखिए अगर 30 डिग्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं साइन, और यहाँ पे 2 है 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिखेंगे, इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × साइन ए, साइन ए का जहाँ पे कितना डालेंगे 30, यानी कि 2 गुने क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री होगा। चलो अब इसको देखेंगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अब ये 2 गुने साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये जो कह रहा था √3/2 इक्वल टू में 1। ये सही बात है क्या, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, यानी कि ये मेंशन नहीं होगा, यहाँ पे 0 = 0 ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है, आपको ध्यान से दिमाग लगा करके बनाना है ताकि आप पूरा क्वेश्चन बनाएं, और सारा कॉन्सेप्ट तो मैं आपको इस वीडियो में दे ही रहा हूं, है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो कहता है कि यदि tan a = 1 तब sin a का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अगर तुम्हें दिया है tan a = क्या 1, अब देखेंगे tan के किस मान के लिए हमें 1 प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है tan a, अगर हम tan 45 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इस 1 के बराबर होता है ना। तो 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो कहिएगा कि सर तो बता ही नहीं, है ना। मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है, सारा पॉइंट को बता रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, टेंशन नहीं है, लेकिन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना। चलो तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जरा इसमें क्या करते हैं, tan से tan को रिप्लेस करते हैं और a से a एंगल को रिप्लेस करते हैं। तो a = क्या आ जाएगा बच्चों, तो 45 डिग्री। तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2। आया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई बात समझ में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब थोड़ा सा यूनिक समझना है। देखिए अब हमारे सिलेबस में तो पाइथागोरस परिमेय है, हमारा ये क्लास 5 से शुरू हो जाता है, 6, 7, 8 में 70 है। ठीक है, तो आप लोग इससे परिचय होइएगा, लेकिन इसका परिचय मैं अच्छा से आपको त्रिभुज चैप्टर में भी पढ़ाया। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे इतना अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आगे इसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सावधानी पूर्वक से बना सकते हैं पूरा A to Z।
ठीक है बच्चों। चलो तो देखो, ये जो पाइथागोरस होता है ये आपको समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है, अदर कोई भी त्रिभुज पे नहीं होता है। क्लियर है। देखो सपोज मानो कि इसका नाम ए है, बी है और सी है, और इसमें ये भी पता है कि ये जो एंगल है बच्चों कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। ये तो बात बता चुका हूं कि अगर यहाँ 90 डिग्री है तो सामने का भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। ये कौन नया सा बात है भाई, ये पाइथागोरस कहेगा कि ये नया बात है? ये तो नया बात है नहीं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं ना, है ना। चलो एक मिनट सॉरी। तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहेंगे। अगर इस एंगल से चलेंगे तो जो अगर थीटा मानेंगे तो कोण के सामने के भुजा को क्या कहेंगे बच्चों, तो लंब कहेंगे। इतना क्लियर है। जो बच्चा उसको हम लोग आधार कहेंगे, आधार कहेंगे। क्लियर है। चलो अब पाइथागोरस क्या कहता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बाकी जो दो भुजा है आपका लंब और आधार, उन दोनों का वर्गों का योग किसके बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। यही बात कहता है। ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, कहता है कि अगर कोण 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहेंगे, ठीक है, तो कर्ण लिखेंगे। अगर कर्ण का स्क्वायर कर देंगे होल तो इक्वल टू होगा कोण के सामने भुजा को लंब, लंब कहेंगे। तो लंब का स्क्वायर भी कर दो और प्लस कर दो आधार का स्क्वायर का, आधार का स्क्वायर का, तो ये इक्वेशन बनता है, ये बराबर होता है। ये हम तब निकालते हैं जब हमको समकोण त्रिभुज का दो भुजा, सपोज मान लीजिए कि मुझे कर्ण मालूम है और अलंब मालूम है, आधार नहीं मालूम है, तो इस इक्वेशन के मामले से माध्यम से हम आधार का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का, ये पाइथागोरस साहब का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या इक्वेशन है। कहता है कि अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो बाकी जो दो भुजा है लंब और आधार, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। चलो अब सपोज समझिए कि कर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनियस कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आधार को इंग्लिश में हम लोग बी बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कर्ण के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब यानी कि पी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। ये भी बात लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो बताओ, यस या नो। तो ये जो हो गया पहला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन सेम है, वैल्यू सबका सेम आएगा, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपका क्या होता है, लिखा जाता है। यहाँ क्या है बच्चों, आधार, आधार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। अब देखो, अब जब त्रिभुज की बात करेंगे तो कर्ण कौन है, ए और सी, तो ए सी होगा और इक्वल टू में इसका स्क्वायर कर देंगे और इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ देखो लंब कौन है, तो बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या है, आधार कौन है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। तो अगर हम कहेंगे कि ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसी समकोण त्रिभुज में बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी ए बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यही डेफिनेशन को ही कहता है। डेफिनेशन में क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए, क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग, ठीक है, आधार भुजा और लंब भुजा का वर्ग, यही बात बोला। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे कराया, कर्ण का स्क्वायर कराया, ठीक है, और क्या कहा, आधार भुजा और लंब भुजा, आधार भुजा और लंब भुजा, ठीक है, के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जो कि मैं आपको पहले बताया है कि अगर यहाँ पे कर्ण मालूम रहेगा, आधार मालूम रहेगा, तो अगर बेस नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे हमें बेस निकालने का उपयोग में हम इस इक्वेशन को करते हैं।
इतना बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझते हैं तब जाके अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos a = 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, और इसका इंपोर्टेंस समझ लीजिए बच्चों कि 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है ना। तो कोई ईयर में पूछा रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो रिपीट होने का संभावना होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, दिया है आपको cos a, और cos a का फॉर्मूला मैं आपको कई बताया हूं। पहला तो ये बताया था कि आधार बटा आपको होता है क्या, कर्ण। अगर इसी को इंग्लिश में थोड़ा करते हैं तो आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं तो b बटा, और कर्ण को इंग्लिश में एज कहते हैं तो b बटा एच। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो क्या दिया है 3/4, यानी कि कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो आपको 3 जो दिख रहा है किसके बराबर है, तो आपको आधार के बराबर है, और यहाँ जो 4 दिख रहा है किसके बराबर है, तो कर्ण के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दिया है बच्चों कि पहला क्या दिया है, तो आधार दिया है, आधार इक्वल टू कितना है, तो 3 है, 3 इकाई। और उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्ण इक्वल टू, तो कर्ण का वैल्यू क्या है बच्चों, तो 4 इकाई। तो देखो एक हम लोग क्या बनाते हैं कि एक शेप ड्रॉ करते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज में इसमें सपोज मान लीजिए कि यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी है, और यहाँ सी है, और सी जो 90 डिग्री सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर इस एंगल से करेंगे तो कोण के सामने की भुजा को हम लोग को लंब कहना पड़ेगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा। इज राइट। ठीक है, अब जब यहां देखेंगे तो आधार का वैल्यू हमें मालूम है। आधार क्या है बच्चा, तो देखो आधार जो ये है इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, तो किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। और कर्ण का वैल्यू मुझे दिया हुआ है किसके बराबर है बच्चों, तो 4 के बराबर है। अब हम लोग पाइथागोरस से उपयोग करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग पाइथागोरस का क्या उपयोग जानते हैं, वो होता है h² यानी कि कर्ण का स्क्वायर, और p² यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर का योग, यही होता है आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखिए बच्चों h का वैल्यू कितना है, तो आपको 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये p है, और b बेस का वैल्यू कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 9 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, p², यहाँ पे सॉरी p² होगा। अब देखो तो p का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो √7 निकलेगा। तो यहाँ पर जो लंब है बच्चों कितना के बराबर है, √7 के बराबर है। क्लियर है। अब देखो बच्चों जब मुझे निकालना पड़ेगा cot a का वैल्यू और tan a का वैल्यू, तो इधर जरा देख लीजिए कि जो cot है a का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपको आधार बटा लंब होता है। तो आधार का वैल्यू 3 है, और लंब का बटा क्या है, √7 है, तो ये हो जाएगा एक आंसर पहला। अगर दूसरा आंसर का बात करेंगे, ये पहला आंसर हो गया, और दूसरा आंसर की बात करेंगे तो क्या है, tan a। तो tan a का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, तो √7 और बटा में क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है, तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर। तो बताओ इस प्रकार से आपको पूरा समझ आया कि नहीं आया। तो ये था आपको पूरा फुल चैप्टर। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया। तो बताओ आपको पूरा समझ आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, कि इस पे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, बताओ कमेंट में बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको पूरे A to Z जानकारी आपको किसका दिया हूं, तो त्रिकोणमिति का दिया हूं। बताओ कहीं पे डाउट है तो बताओ। यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात क्लियर हुआ, इज राइट। त्रिकोणमिति सारणी क्लियर हुआ, सारणी वही
जो 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, ये कमेंट में बताइए। और त्रिकोणमिति सार्वसमिका है, जो समीकरण आपको मैं 3 को ड्रॉ करके बताया हूँ पूरा ट्रिक के साथ, पूरा एकदम विजुअलाइज करा करके, वो समझ आया कि नहीं आया, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सारी के सारी समझ आया कि नहीं आया, बताओ। चलो समझ आया है तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आ गया है। और आप सबका होमवर्क क्या है बच्चों, होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी का आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन, ठीक है, लगाओ, और जहां पे डाउट हो रहा है वहां पे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पूरा कवर करा दिया हूं पूरा सिलेबस, अब आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति में जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लगा करके जितना फॉर्मूला याद करोगे वो सातों जन्म तक तुम्हें याद रहेगा। अगर ऐसे याद करने जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है। तो आप सभी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो पढ़ो ध्यान से, मन लगा पढ़ो। अगला किस चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप चैप्टर बोलोगे तो अब जाके मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ डाउट है, उसको और भी बढ़िया से विजुअलाइज करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। अगर उम्मीद लगा करके पढ़िएगा तब जाके आप शिकार करना चाहिएगा और शिकार कर पाइएगा, ठीक है, नहीं तो इस व्यक्ति जैसा हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।